हेलो, आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। आपने 10th कहाँ से की? श्री रोमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर से मैंने 10th क्लास की। अच्छा, 12th कहाँ से की आपने? श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर से 10th क्लास 12th क्लास की। आपका होम डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है? जी सर। अच्छा, बीकानेर की कुछ चीज को जेई टैग मिला हुआ है। जी सर। किस चीज को मिला हुआ है? बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है सर। अच्छा, ये जेई टैग मिलने से क्या फायदे होते हैं? जैसे बीकानेरी भुजिया को मिला तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं? जी सर, एक तो जो चीज़ है यहाँ की वो प्रसिद्ध होती है सर विश्व में, जहाँ भी एक नई पहचान मिलती है। और सर एक है जो उत्पादक है यहाँ के, वो ही इसका उत्पादन करते हैं, तो उनके उत्पादकों को प्रोत्साहन भी मिलता है और उनको आर्थिक लाभ भी मिलता है। अच्छा, ये जेई टैग देता कौन है? कोई संस्था वगैरह? डब्ल्यूटीओ देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैसे इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इनको देता है? क्या आप इसके बारे में श्योर है कि डब्ल्यूटीओ देता है? सर डब्ल्यूआईपीओ जो है सर, उसके अंतर्गत जो आईपीआर है उसके अंतर्गत शायद दिए जाते हैं। मुझे इसके बारे में इतनी ही जानकारी है सर। अच्छा, ठीक है। ये आपने बताया आईपीआर। आईपीआर के अंदर इसके जेई है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे पेटेंट होते हैं, औद्योगिक डिजाइन होती है। तो ये पेटेंट क्या चीज है? ये क्या होता है पेटेंट? जी सर, ये किसी भी कंपनी के द्वारा एक तो प्रोसेस पेटेंट होता है और एक प्रोडक्ट पेटेंट होता है। उत्पाद की प्रक्रिया और उत्पादन पे जो बनते हैं उसके आधार पर जो उत्पादक होता है उसको अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं कि उसके अलावा कोई इसका उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए पेटेंट। अच्छा, अभी एक बहुत चर्चा में चल रहा है कि जो वैक्सीन है इनका अनिवार्य लाइसेंस दे दिया जाए। ये अनिवार्य लाइसेंस क्या है? इससे पेटेंट से जुड़ा ही ये कुछ मुद्दा है। जी सर, जो वैक्सीन निर्माता है या जिन्होंने ये फॉर्मूला इजाद किया है, उनको सर लाइसेंस प्राप्त है पेटेंट के रूप में कि वो ही इसका निर्माण कर सकते हैं। अगर वो इसकी छूट देते हैं तो सब लोग इसका निर्माण कर पाएंगे और जो वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। अच्छा, ऐसा अभी भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मुद्दा उठाया है कि डब्ल्यूटीओ में ये अनिवार्य लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए, लेकिन जो यूरोपीय या अमेरिका है वो इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं दे रहे, इसके पक्ष में नहीं है। तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके पीछे क्या वो उनके कारण है, या वो क्या इसके पीछे अपना मत रख रहे हैं कि ये नहीं देना चाहिए? जी सर, वो कहते हैं कि वैक्सीन की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है। इसके जो मानक होते हैं वैक्सीन के निर्माण के, वो विकसित विकासशील देशों के पास शायद उतने नहीं होंगे। और जो उसकी सर जो मेंटेन करनी होती है जो वैक्सीन के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं। बीकानेर के एक शासक थे जो बहुत ही कला प्रेमी थे। उन्होंने संगीत के बारे में भी काम किया और साहित्य के बारे में भी काम किया। आप उनका नाम बताएंगे? अनूप सिंह जी हैं सर, महाराजा अनूप सिंह जी। अच्छा, अनूप सिंह। इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है? जी सर, अनूप सागर है, अनूपोदय है, कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। आपकी हॉबी क्या है? किचन गार्डनिंग मेरी हॉबी है सर। ये क्या होता है? जी सर, जो किचन में काम आने वाले सब्जियों और मसालों का उत्पादन करना सर, ये किचन गार्डनिंग है। अच्छा, तो आप सब्जियां उगा रही हैं घर पे, है ना? जी सर। आपने अभी कौन कौन सी उगा रखी है? जी सर, जैसे कि अभी मैं फिलहाल हॉस्टल में हूँ, तो अभी मैंने माइक्रो ग्रेन्स जो एक किचन गार्डनिंग का एक छोटा पार्ट है, तो सर वो मैंने उगा रखी है। और घर पर मैंने सर भिंडी और जो पुदीना है सर वो लगा रखा है। कई बार भिंडी में ये देखा जाता है कि उसके ऊपर व्हाइट टाइप फफूंद हो जाते हैं या कीट लग जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? जी सर, जो फंगस है सर उसके लिए जैसे कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, केमिकल का नहीं इस्तेमाल करती। तो आप फंगस के लिए सर नीम का पानी है या नीम का तेल है, उसको पानी में मिला के सर उसका छिड़काव कर सकते हैं। और हल्दी का पानी भी सर इसमें काफ़ी कारगर होता है फंगस के लिए सर। अच्छा, ऐसा और कोई बायो पेस्टिसाइड, वैसे जैसे ऑर्गेनिक यूज लेते हैं तो मार्केट में बायो पेस्टिसाइड भी आते हैं। तो ऐसा कोई मुझे एक पेस्टिसाइड का नाम बताइए जो बायो है, ऑर्गेनिक रूप में काम आता है।
जी सर, मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने बाज़ार के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया है। घर पर ही सर मैंने जो बनाकर उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ सर। अब मान लो मैं भी किचन गार्डनिंग मुझे सिखानी है, मैं एक नया हूँ, मुझे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआत में किचन गार्डनिंग शुरू करते समय? जी सर, एक तो आपको जिस जगह का चयन करना है, वहाँ पे धूप आती है या वो मिट्टी वहाँ पे कैसी है, और सर आपके पास पानी की कैसी उपलब्धता है, खारा पानी है या कौन-सा पानी है? और सर इन चीज़ों का धूप-छाँव जो जहाँ पर आप लगा रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर। मुझे हर सब्ज़ी में काम आता है धनिया, तो मैं धनिया उगाना चाहता हूँ घर पे, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जी सर, धनिया आपको उगाना है तो धनिया के जो बीज अगर आप केमिकली जो मिलते हैं, जो सर उनको तैयार करके अगर वो उगाना चाहते हैं तो बाजार से पैकेट में सर उनको तो क्रश किया होता है। अगर आप किचन से लेके उगाना चाहते हैं तो पहले उसको क्रश करके सर उसको भिगोना पड़ेगा 2 या 4 से 5 घंटे, और सर बाद में आप उगा सकते हैं और सर वो जल्दी जर्मिनेट होंगे। अच्छा, आप किचन गार्डनिंग जैसे घर पे थे तो किचन गार्डनिंग में इसमें कौन-सा खाद डालते थे? आज सर जो अपने किचन वेस्ट से मैं कंपोस्ट तैयार कर लेती हूँ घर पे सर उसी का इस्तेमाल। जो एक वर्मी कंपोस्ट होता है, ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? सर ये केंचुए से बनी हुई खाद है वर्मी कंपोस्ट। अभी किचन गार्डनिंग या गार्डनिंग हो रही है शहरों में, जिनके पास जगह उपलब्ध नहीं है, तो वो हाइड्रोपोनिक्स नाम से कुछ ऐसी एक नई टेक्निक है, ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स सर बिना मिट्टी के पानी में करना खेती सर, अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? वर्टिकल फार्मिंग सर जहाँ पर जगह की कमी होती है सर वहाँ पे जो वॉल है उसके सहारे सारे गमलों को लटका के या फिर कोई हैंगिंग गार्डनिंग करना चाहिए, इसे वर्टिकल फार्मिंग। अच्छा, आप सब्जियों के अलावा कुछ अलग सजावटी पौधे वगैरह ये भी उगाते हैं क्या? जी सर, क्वेश्चन नहीं सुना सर। सजावटी पौधे ये भी उगाते हैं घर में सजावट के लिए? सर ऑर्नामेंटल प्लांट्स की आप बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कुछ पौधे उगाती हूँ सर। अच्छा, मुझे 5 लगा सकते हैं। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। इंडोर प्लांट घर के अंदर डेकोरेशन के लिए लगाए जाने वाले मुझे कोई 5 प्लांट के नाम बताइए। जी सर, इंडोर आप एक तो मनी प्लांट लगा सकते हैं, और सर जो जेड प्लांट है उसको भी लगा सकते हैं, एरिका पाम है सर उसको लगा सकते हैं, एलोवेरा को आप लगा सकते हैं सर। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली घर में लगाते हैं, जैसे बेडरूम में लगाते हैं या फिर नॉर्मल रूम में लगाते हैं, तो इन पौधों में कुछ फ़र्क विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि यदि बेडरूम में कुछ प्लांट लगाएँ तो? जी सर, इंडोर प्लांट के मामले में ज़्यादातर पानी की लोग गलती करते हैं वाटरिंग की। उनको 10 से 15 दिन के बीच में एक बार वाटरिंग करनी चाहिए। अगर वो जल्दी-जल्दी वाटरिंग करते हैं तो भी सर प्लांट डैमेज होता है, और सर थोड़ी देर उसको आधा घंटा या 1 घंटा धूप में चाहिए होती है सर उसको। अच्छा, आपकी हॉबी किचन गार्डनिंग है, बहुत अच्छी बात है। इसका प्रशासन में आप कैसे उपयोग करेंगे? जी सर, एक तो कि इस मेहनत का काम है और सर प्रशासन में भी मेहनत बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो एक तो इसका ये इस्तेमाल होगा, और सर ये एक धैर्य के साथ होने वाली प्रोसीजर है। जब बीज उगता है, पौधा बड़ा होता है और जब तक फल लगता है तो उसमें काफ़ी धैर्य चाहिए, और प्रशासन में भी इतना ही धैर्य मुझे लगता है कि चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और जी नेक्स्ट में है नंदू हेलो। सर। हाँ, यस यस यस। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। ओके। आप किचन गार्डनिंग मतलब आप सिटी में रहती है कि गांव में रहती है? जी सर, पहले मेरा मायका तो गाँव में है तो मैं गाँव में भी वहाँ भी करती थी सर। अब मैं शहर में हूँ तो वहाँ भी सर करती हूँ, कभी बीकानेर में। पानी का बंदोबस्त कैसे करती है? पानी तो लिमिटेड होता है। जी सर, पानी तो लिमिटेड है, पर सर जो आरओ वाटर से जो निकलता है सर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं सर। और जो सब्जियां वगैरह धोते हैं सर, किचन वाला पानी सर उसका भी कई बार पौधों में इस्तेमाल हो सकता है सर। तो नगर पालिका, नगर निगम द्वारा आपके वहां पर नगर परिषद उसके द्वारा परमिसेबल है ये चीज?
जी सर, जो अपने पानी पास उपलब्ध है सर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिसेबल है सर। चलिए, अब सरकार ने एक विशेष आह्वान किया है कि जल संरक्षण के माध्यम से हम लोग जल को बचाएंगे। तो उस कैंपेन का नाम पता है आपको? जल जीवन मिशन की सर आप बात कर रहे हैं? हाँ, जल शक्ति अभियान में सरकार ने कहा कि वर्षा की एक एक बूंद को बचाना है। उसके बारे में जानती हैं? जी सर, जो हाँ सर, इसके बारे में इसमें है कि जो भी वर्षा का जल है उसको सहेजना है, और जो गाँव में प्राचीन जो पानी की परंपरागत पद्धतियाँ हैं सर, उनका भी संरक्षण करना है, और जो पानी का समान वितरण है उसको सुनिश्चित करना है सर। कब से कब तक ये अभियान अस्तित्व में रहेगा? 2024। ये तो हर घर तक जल पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, वो है। पर्टिकुलर मंथ्स बताइए आप, जो आपने जल संरक्षण के प्रयास करने हैं। जी सर, मैं क्षमा चाहूंगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है सर। कैंपेन के बारे में नहीं पता आपको? जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं की स्थिति को लेकर हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे कानून लेकर आए हों जो महिला सशक्तिकरण में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे कुछ कानूनों के नाम बताइए आप। जी सर, एक जो घरेलू हिंसा को लेकर सरकार का अधिनियम है सर। वो तो बहुत पुराना हो गया, हालिया कुछ बताइए। जी सर, एक जो पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया गया है, और सर जो सेना में स्थायी कमीशन महिलाओं को दिया गया है, और जो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मुद्दा था सर, उसमें भी ये 3। तो हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है, तो ये पहले नहीं था अधिकार महिलाओं को? जी सर, था। कौन उत्तराधिकार सा? सर पैतृक संपत्ति में जो पुरानी हुई संपत्ति है, और 2005 के बाद भी अगर है तो सर, उसमें पहले की है ना 2005 से, तो उसमें भी इसमें पैतृक अधिकार इनको दिया गया है। सबरीमाला जो मंदिर है, इससे संबंधित एक महिला काफी चर्चित रहती थी, क्या नाम था उनका? मैं क्षमा चाहूंगी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, नाम तो मैंने पढ़ा था, अभी मुझे रिकॉल। अच्छा, तो सबरीमाला में जो डिसीजन आया वो अच्छा डिसीजन है। जी सर। किसी धर्म की अपनी एक आस्था हो सकती है जिसमें एक स्थापित मूल्य होते हैं, अपने धार्मिक मूल्य। क्या आपको नहीं लगता कि उसके विपरीत जाकर न्यायालय ने डिसीजन दिया है? जी सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है सर, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। पूरी तरह से सहमत है। क्या परिवर्तन आएगा इससे, समाज में क्या मैसेज जाएगा, बताइए आप। सर, समानता का मैसेज आएगा, और जो अनुच्छेद में, अपने संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता सर, वो मजबूत होगा। महिलाओं को स्थायी कमीशन की बात चली थी, इसके अलावा भी महिलाओं की भर्ती को लेकर कुछ हुआ है सेना में? हुआ तो है सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं। स्थायी कमीशन मतलब इसका मतलब समझती हैं आप क्या है? जी सर, उनकी जो कार्य अवधि है सर, वो पहले थोड़ी कम थी, और अब उसको बढ़ाया गया है, 15 साल तक या उससे ज्यादा किया गया सर, केवल ताकि कार्य? उनको पेंशन का लाभ मिल सके। ओके, पेंशन का लाभ मिलने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। ओके, तो राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति आज के दिन क्या है, आप मुझे बताइए। जी सर, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है सर, 33% तक। संसदीय व्यवस्था में कितना है हिंदुस्तान में? सर, अभी तक वहाँ पर आरक्षण नहीं मिला हुआ है महिलाओं को। क्यों नहीं मिला, क्या वजह थी इसके पीछे, आप क्या वजह देख पा रही हैं? जी सर, जो भी बिल है वो लंबित है सर, आरक्षण का तो विधेयक है सर। बिल लंबित है? नहीं, और भी कोई वजह है ना, बिल तो पास किया जा सकता है, बिल पास करने में तो कुछ भी वक्त नहीं लगता है। और क्या वजह है इसके पीछे? सर, इसमें इच्छा शक्ति की कमी मुख्य वजह है सर। अच्छा, इच्छा शक्ति की कमी है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हाल ही में राजस्थान में कोई आपको या देश भर में आप कोई भी आपको लगता है कि कुछ ये कदम विशेष महत्व रखते हैं, ऐसा कुछ है? जी, जो सरकार ने उठाए हैं सर, उन कदमों की बात करें हम। हाँ, राजस्थान में कैसे कदम है, आप बताइए मुझे। जी सर, जो लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना है सर, वो उस योजना में महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको ऋण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वो अपने स्वरोजगार के लिए जो भी सर काम कर सके, और सर IM शक्ति निधि के अंतर्गत भी
सर इसमें महिलाओं को रोजगार के अवसर हैं, उसमें लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रयास। राजस्थान में महानरेगा स्कीम है जो, इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है आज के दिन? भागीदारी के लिए क्या विशेष प्रबंध है? जी सर है, इसमें महिलाओं के लिए। क्या है इसमें भी है बताइए। सर। इसमें सर महिलाओं को 33% या उससे ज़्यादा है सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं आंकड़ा, पर उसमें है महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान। एक एक विशेष अभी चेंज किया है इसमें, आप वो याद कर पा रही हैं तो? सर इसमें रोजगार दिवसों को बढ़ाया गया है, 100 से लेकर 200 तक किया गया है सर। महिलाओं के लिए क्या किया है? मैं क्षमा चाहूंगी। तो नरेगा में जो मेट होते हैं उसमें महिलाओं को लेकर कोई चेंज किया है क्या? मुझे महिला नहीं। मेट जो होंगे ऐसा कुछ याद नहीं आपको? नहीं घरेलू हिंसा जो हम अक्सर सुनते हैं महिलाओं के विशेष संदर्भ में कई बार समाज में, कि घरेलू हिंसा वास्तव में होती क्या? आप मुझे इसकी कोई डेफिनेशन बता सकती हैं? जी सर, घरेलू हिंसा से अभिप्राय ये है कि महिला को सर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या फिर मौखिक दुर्व्यवहार करना या दुर्व्यवहार का प्रयास करना सर, ये घरेलू हिंसा है। ओके। अ, मेरा अंतिम सवाल है, ये वन स्टॉप केंद्र जो हैं इनका उद्देश्य क्या है? जी सर, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके अंतर्गत जो महिलाओं को सर वो 6 प्रकार की राहत प्रदान करने के प्रयास है सर, उसके अंतर्गत जो अपराजित सेंटर है वहाँ पर महिलाओं की सर ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग की जाएगी, उनको आश्रय स्थल प्रदान किए जाएंगे, फिर कानूनी सहायता। चलो ठीक है, आप शुरू कीजिए अपने, हनुमान जी। थैंक यू मैम। धन्यवाद। मैम आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? सर इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मेरे विषय रहे हैं सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपने पीजी भी कर रखा है। आपने पीजी के लिए इकोनॉमिक्स को सुना, इसके पीछे क्या रीजन है? जी सर, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन की तो सर सबसे कम मेरे इसी विषय में परसेंटेज बने थे, तो फिर मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और सर फिर इसके अंक सुधारने के लिए मैंने फिर इसमें एमए किया और फिर मैंने फर्स्ट डिवीजन किया सर, फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने इकोनॉमिक्स में विशेषज्ञता हासिल की है और आगे प्रशासन में आप जा रहे हो, वहाँ आप इस इकोनॉमिक्स के ज्ञान को किस तरह से उपयोग करेंगे? प्रशासन में इसका क्या उपयोग होगा? सर प्रशासन में जैसा कि ये हमेशा समस्या रहती है कि वहाँ पर संसाधनों का अभाव है, और इकोनॉमिक्स की ये विषय वस्तु है कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग, दक्षता से उपयोग करके अधिकतम लोगों तक उनको पहुँचाना। सर ये इकोनॉमिक्स से सीख सकते हैं, और जो प्लानिंग और नियोजन है वो भी सर इकोनॉमिक्स के सीख सकते हैं, उसका प्रशासन में यूज हो सकता है। अच्छा, प्लानिंग सीख सकते हैं। भारत की कोई प्लानिंग के बारे में बताएंगे मुझे? अरे वैसे भारत के द्वारा प्लानिंग का क्या सिस्टम है इकोनॉमिक्स? सर पहले पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान था जो योजना आयोग के माध्यम से संचालित थी, और अभी जो नीति आयोग के माध्यम से सर संचालित है 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय विजन का उनका डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें क्या जो 15 वर्षीय 3 वर्षीय इनको ये विशेष नाम दिया गया है कुछ नीति आयोग के द्वारा? सर 3 वर्षीय कार्य योजना है और 15 वर्षीय सर विजन डॉक्यूमेंट है, और सर 7 वर्षीय कार्य नीति या स्ट्रेटेजी करके है। अच्छा, एक जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? जी सर, जो एक वर्ष में सर, अच्छा आप फॉर्मूला इसका पूछ रहे हैं सर? नहीं, आप मुझे परिभाषा बताइए या सामान्य भाषा में बताइए एनडीपी कि। एट फैक्टर कॉस्ट है सर, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। अच्छा, ये होती क्या है? ये राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग हो सके। अच्छा, और ये एक हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एक टर्म्स हमारे सामने आती है, एक होता है जीडीपी और एक होता है जीवीए। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जी सर, जीवीए तो इसके पूर्ति पक्ष से संबंधित है, जो भी सर एक वर्ष में उत्पादन हुआ है सेवा सेक्टर में या फिर जो सेवा सेक्टर में, और या फिर जो मर्चेंडाइज में सर, उन दोनों में जो उत्पादन हुआ है सर वो है। और जो ये जीडीपी है सर, ये है इसका मौद्रिक मूल्य है सर।
वो उत्पादन कितना है उसको बताता है, ये उसके मौद्रिक मूल्य का योग है। अच्छा, तो इन दोनों में से जो कौन सा बेस्ट है, किसका उपयोग अभी वर्तमान समय में किया जाता है भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए? सर जीवीए के आधार पर किया जाता है। जीवीए के आधार पर की जाती है, आप श्योर है? जी सर, बीच में शुरू किया गया था, अब मुझे एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ कि वापस हटा दिया गया है या फिर अभी ये चल रहा है। अच्छा, मुझे बताइए जो भारत की मौद्रिक नीति है, ये कौन जारी करता है और किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है? सर मौद्रिक नीति जारी कर सर जो मौद्रिक नीति समिति है सर, उसके माध्यम से जारी की जाती है। हर 2 महीने के बाद में इसकी बैठक होती है और आरबीआई संचालन करती है। अच्छा, और इसमें जो भारत सरकार है उसका क्या रोल रहता है? जी सर, जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। ये कब से बनी, जो मौद्रिक नीति समिति है, इसके जो प्रारंभ कब से हुआ था, या पहले से ही थी जो आरबीआई, या कहें कि जो स्वतंत्रता के बाद से ही है? सर अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है सर, ज्यादा पुरानी नहीं है, शायद 2 या 3 साल में, एग्जैक्ट सन मुझे नहीं याद है, 16 में है शायद या 15 में। अच्छा, और इसमें क्या सिस्टम होता है, मतलब जो ये मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, किस आधार पर की जाती है और इसमें क्या रहता है, कौन कौन सी टर्म्स रहती है? जी सर, इसमें सीआरआर, एसएलआर और सर इनका निर्धारण किया जाता है सभी का। अच्छा, ये दीर्घकालीन होती है या अल्पकालीन? जी सर, अल्पकालीन है ये। अच्छा, और दीर्घकाल में जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी नीति अपनाई जाती आप है? बैंक रेट की बात कर रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दीर्घकालीन के लिए बैंक रेट का उपयोग किया जाता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। मैं दीर्घकाल की नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे मौद्रिक नीति है तो वो अल्पकाल में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, दीर्घकाल में भी अर्थव्यवस्था जो मुद्रास्फीति है, या आप कहें कि अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास है, उसको संतुलित करने के लिए किस नीति का उपयोग किया जाता है सरकार के द्वारा? राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है जो सरकार द्वारा संचालित है। एक हम सुनते हैं जो करेंसी होती है उसमें प्लास्टिक मनी, ये क्या होती है? शायद जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है सर, इनसे जुड़ा हुआ कोई शब्द है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, और आधार मुद्रा क्या होती है? अच्छा, नहीं पढ़ी। हम्म, और अभी आप उत्तर पश्चिमी राजस्थान से हो, जैसे बीकानेर और गंगानगर से बिलोंग करते हो, मुझे यहाँ की इकोनॉमी के बारे में बताएंगे? जी सर, जो गंगानगर की इकॉनमी है सर, उसमें जो फर्स्ट सेक्टर है प्राथमिक क्षेत्र, उसका सर सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है। और जो सर बीकानेर की इकॉनमी है सर, उसमें कृषि के साथ साथ सर सूक्ष्म और लघु उद्योगों का भी योगदान है और सेवा सेक्टर का भी यहाँ पे सर योगदान है। कितना योगदान है सेवा सेक्टर का बीकानेर में? जी सर, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, उनके माध्यम से योगदान है सर। डाटा मुझे पता नहीं है कितने प्रतिशत है। और राजस्थान की इकोनॉमी में सेवा सेक्टर का योगदान कितना परसेंट है? जी सर, सेवा सेक्टर का योगदान 42% के आसपास है। आप श्योर है? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। कोई है नेक्स्ट? फीडबैक शुरू करो अरमान जी। हनुमान जी नरसिंह जी फीडबैक दे आप दो। शुरू करो पहले। हाँ हाँ सर, मैं दे दूंगा पहले, नरसिंह जी आप दे दो। ठीक है मैम, आपका ठीक है, बोलने का फ्लो भी ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक ये जी टैग कौन देता है, तो उसके लिए आप देख लेना, इंडिया DPIIP है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, ये देता है। ठीक है, और बाकी तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में अनूप सिंह का पूछा, ठीक था, बहुत अच्छा था, और आपकी हॉबी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है आपका। मैम, मैंने जो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे वो तो आपने वैसे टर्मिनोलॉजी अच्छी बताई है, उसमें मुझे कोई
डाउट लगा नहीं। और जो आप बता रहे हो बस इसको कंटिन्यू, बेस्ट है आपका इंटरव्यू, मुझे तो अच्छा लगा, इसको कंटिन्यू रखो। और एक सर ने पूछा था कि जो महिलाओं के लिए कि हालिया में कौन कौन से कानून लाए गए हैं, और आपने मुझे लगता है कि शायद किसी को सुना नहीं या फिर समझा नहीं। आपने जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या नए नए जो लागू किए हैं, जो फैसले दिए, वर्डिक्ट दिए, उनके बारे में बताया। कानूनों के बारे में मुझे लगता है कि आपको उसमें 3 तलाक का कानून था, वो एक कानून था। सबरीमाला के बारे में कोई कानून सरकार ने तो शायद बनाया नहीं, जी सर, तो उसमें वो समझने में भूल हो गई है। जी सर, बाकी आवाज अच्छा में था। डिस्टरबेंस तो है पर समझने में ही भूल हुई है। जी सर। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक है अमिता ऑल जी, द बेस्ट। वैसे हाँ नंदू सर शायद लेफ्ट हो गए हैं, तो उनकी फीडबैक में होता है आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो शुरू में आपका था और आज के देखें तो बहुत बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसी चीज़ को बना के रखिए आप, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है। और जैसे कानून वाला में आप जैसे 2010 के बाद में आप जैसे एक तो महिला वाला वो हो गया, घरेलू हिंसा वाला कानून है, बड़े बड़े कानून नाम बताता आपको, घरेलू हिंसा वाला हो गया। दूसरा आपको बता सकते जो 2005 का है सर, मैंने कोई वो बात, बताया। हाँ तो कोई बात नहीं वो चलो सर ने कहा होगा नया कौन है, तो आप उसमें अगला आपको बता सकते हो जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाला है ना। और तीन फिर एक तलाक है। हाँ ट्रिपल तलाक वाला कानून है। तो ये 3 कानून आप बता सकते हो जो महिला सशक्तिकरण से related है। बाकी ओवरऑल बहुत ही शानदार है, आप इसी को बना के रखिए। ऑल द बेस्ट।